एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि बहुत सारी चीजें चल रही है बैकग्राउंड के अंदर में, और आप लोगों के लिए एक बड़ा सरप्राइज आने वाला है टीचिंग परीक्षा के ऊपर में। मैंने आप लोगों को कुछ हिंट भी दी थी कुछ दिन पहले, 10-12 दिन पहले, और वो चीज अब फ्रेंड्स इतनी मेहनत के बाद में, दिन रात मेहनत करने के बाद में, अब फाइनली सार्थक होने जा रही है। तो स्टे ट्यून विद टीचिंग परीक्षा। आप लोगों के लिए अगले 2 से 3 दिन के अंदर में बड़ा अपडेट, बड़ी चीज आप लोगों के लिए आएगी। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। आपको बताना है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन बिहार वर द टी गार्डन्स एस्टैब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जो है टी गार्डन्स। देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोगों का 68वीं बीपीएससी के अंदर में ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे में भी पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना बनती है। ठीक है, तो ठाकुरगंज के अंदर में जो है फ्रेंड्स ये टी गार्डन जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। अब आप लोगों को ये बताना है, ठीक है, आप सभी लोगों ने, कि ठाकुरगंज कौन से जो है जिले के अंदर में पड़ता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। ठीक है, तो ठाकुरगंज जो है फ्रेंड्स ये उत्तर पूर्वी बिहार के इलाके के अंदर में आता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट बिहार में। ठीक है, पश्चिम बंगाल का जो जलपाईगुड़ी है और दार्जिलिंग है उसके बहुत पास में है। किशनगंज जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर में। ठीक है, तो ठाकुरगंज किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है। किशनगंज, ठीक है, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। और ये पश्चिम बंगाल के अंदर में जो फेमस है ना, आपके चाय बागानों के लिए जो इलाके फेमस है, जलपाईगुड़ी है, दार्जिलिंग है, उससे सटा हुआ है, उसके पास में है। ठीक है, 200 किलोमीटर के रेडियस के अंदर में आता है उसके। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके। ठीक है, तो बिहार में चाय बागानों की शुरुआत जो है ठाकुरगंज से हुई थी, ये याद रखेंगे आप लोग। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। डायरेक्ट ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है किशनगंज जिले के अंदर में, प्लीज ये भी याद रख लेंगे आप सभी के सभी। नाउ फ्रेंड्स, केवल 4 लाइक्स दूर है हम लोग हमारे 1000 से, तो जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। और जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, हाथ ऊपर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये चीज हमें मोटिवेट कर रही है और ज्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में। व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज हैव पोटेंशियल, ठीक है, एंड पॉसिबिलिटीज इन बिहार। बिहार के अंदर में कौन सी चीज की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है और पोटेंशियल भी है। पोटेंशियल का मतलब होता है फ्रेंड्स संभावना उसकी, और ताकत की इस चीज के अंदर में आगे बढ़ा जा सकता है बिहार के अंदर में। तो बिहार में कौन सी इंडस्ट्रीज की बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और पॉसिबिलिटी है कि अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार के अंदर में काफी सारी नदियां हैं, काफी सारी जमीन ऐसी है जहां पर में खेती की जाती है। तो कृषि आधारित जो उद्योग होते हैं उसके ऊपर में काफी ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन राजनीतिक कारणों से और कई सारी चीजों की वजह से जो है वो हो नहीं पाया है, और विल पावर के कमी के वजह से। लेकिन अगर फिर भी अभी भी ध्यान दिया जाए बिहार के अंदर में इस उद्योग के ऊपर में, तो ये उद्योग बहुत ज्यादा रोजगार पैदा कर सकता है बिहार के अंदर में। बिहार के अंदर में जो अनाज है, ठीक है, और अनाज आधारित जो इंडस्ट्रीज है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आप लोग डायरेक्टली हर चीज जो खेती से उगता है डायरेक्टली आप उसको खा नहीं लेते हो। कई सारी चीजें होती है, उसको प्रोसेसिंग की जाती है। ठीक है, आप लोगों को पता ही है कि मखाना से बहुत सारी और भी चीजें बनाई जा सकती है। ठीक है, डायरेक्ट आप सिर्फ मखाना नहीं खाते हो, और सारे और उसके जो है इंडस्ट्री से प्रोसेस्ड फूड उसके बन सकते हैं। ठीक है, चावल से कई सारी चीजें बनती है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि गन्ने से जो है वो आप शुगर बनाते हो। तो कृषि आधारित जितने भी उद्योग है, ठीक है, उसकी बहुत ज्यादा संभावना है बिहार के अंदर में। बस जरूरत है तो विल पावर की, और इस पर ध्यान देकर इसको डेवलप करने की। ठीक है, कितने लोग एग्री करते हैं, हाथ ऊपर करके बता देंगे कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से कि भाई अगर ध्यान दे दिया जाए तो सच में बहुत ज्यादा रोजगार इसके अंदर में पैदा किया जा सकता है। ओके, चलिए, तो शुगर केन इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पश्चिमी चंपारण के अंदर में आप लोगों को मिलेगी। ना आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ में हमारे। ठीक है, नाउ विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज काली इन नॉर्थ। ठीक है, काली रिवर के नाम से जाना जाता है उसको नॉर्थ वाले एरिया में, मतलब कि पहले उसको काली रिवर के नाम से जाना जाता है, फिर बाद में, ठीक है, उसका नाम चेंज हो जाता है। तो अगर मैं आपको नाम बता दूंगा तो आप डायरेक्टली कर लोगे, तो प्लीज पहले बताइए आप लोग, फिर उसके बाद में हम लोग मैप के थ्रू देखते हैं। ठीक है, ये नदी मैं आप लोगों को बता देता हूँ फ्रेंड्स, एक हिंट देता हूँ। चलिए, एग्जाम में आए वाले क्वेश्चन के साथ में हिंट। ये नदी नेपाल और भारत के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है, दूसरा, इस नदी के साथ में भारत और नेपाल की सीमा के लिए एक संधि हुई थी जिसको सुगौली की संधि बोला जाता है। 1816 में ये संधि हुई थी। अगर आप लोगों ने पेड क्लास देखी है जिसमें मैंने भारत के सारे वायसराय, भारत के गवर्नर जनरल सारे पढ़ाए हुए हैं, 7 लेक्चर हमने किए हैं गवर्नर जनरल और वायसराय के ऊपर में। एंड एक वन मोर जो है चीज, वैसे तो मैं इसको आगे मैं आपको बताने वाला था, लेकिन फ्रेंड्स एक चीज बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि एक उसको आगे बढ़ाते हुए हम भारत के सारे प्रधानमंत्री और भारत के सारे राष्ट्रपति भी हम लोग करने वाले हैं, और उनके समय में घटनाएं जो घटित हुई है वो भी करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के पेड क्लास में ज्वाइन नहीं हुए हैं, जल्दी जल्दी से हो जाइए ताकि आप लोगों को ये वाला चीज भी मिल जाए। ठीक है, उन्हीं के आगे में मैं कंटिन्यू करूंगा। जैसे गवर्नर से हमने स्टार्ट किया था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बिहार, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ा, फिर वायसराय पढ़ा हमने। उसी के बाद में भारत के जो प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति भी हम लोग पढ़ लेंगे ताकि आप लोगों को और अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है,
तो फ्रेंड्स शारदा नदी की यहाँ पर में बात हो रही है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसी को फ्रेंड्स नेपाल और उत्तरी इलाके के अंदर में काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तराखंड और नेपाल जो है, ठीक है, भारत का उत्तराखंड और इधर में नेपाल, उसके बीच में सीमा भी बनाती है। ये सीमा किसने निर्धारित की थी? ये सीमा अंग्रेजों ने निर्धारित की थी ट्रीटी ऑफ सुगोली के जरिए, ठीक है। 1816 में जब ब्रिटेन का नेपाल के साथ में युद्ध हुआ था, ठीक है, उसके अंदर में उन्होंने एक ट्रीटी की थी, ट्रीटी ऑफ सुगोली, जिसके तहत ये जो नदी है, काली नदी या महाकाली नदी भी इसको बोला जाता है, ये भारत और नेपाल के बीच में कुछ इलाका है, वहां पर में सीमा का काम करेंगी। तो सुगोली की संधि किसके किसके बीच में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। 1816 में हुई थी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये बनता है एग्जाम के अंदर में। ये मैंने आपको कराया है, जितने भी क्वेश्चन इसके ऊपर में बने हैं सारे के सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में इस नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में हमारे, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? निम्नलिखित में से कौन है जो 3 बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना है इनमें से? और कब कब बना है ये भी बता दीजिएगा आप लोग। 3 बार बना है और कब कब बना है, ये आप लोग मुझे आंसर बताएंगे जल्दी से। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में कि कौन 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना है, तो वो हो जाएंगे फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी, ठीक है। मैं आप लोगों को बताता हूँ दादा भाई नौरोजी कब कब जो है वो अध्यक्ष बने। दादा भाई नौरोजी जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है, सबसे पहले तो 2nd नंबर के अध्यक्ष बने थे 1886 के अंदर में, ठीक है। एक 1906 में भी बने थे। अब आपको एक और है, तीसरी जो है बीच में एक बार बने थे, वो आप लोगों ने बताना है कब बने थे, जल्दी से, ठीक है। तो 1893 के अंदर में फ्रेंड्स लाहौर के अंदर में ये अधिवेशन हुआ था, जहां पर में ये अध्यक्ष बने थे, लाहौर में 1893 के अंदर में। तो 1 2 3 3 बार ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, भारत के महान बूढ़े आदमी। इन्होंने पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निष्कासन, ठीक है, या धन की निकासी का सिद्धांत उन्होंने इसी पुस्तक के अंदर में दिया था। रास्त गोफ्तार नामक जो पुस्तक है, रास्त गोफ्तार नाम का जो अखबार है, वो भी इन्होंने निकाला था, ठीक है। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, प्लीज इसको याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी कब कब बने, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बता देंगे, ठीक है। जल्दी से कमेंट के अंदर में लिख दीजिए कब कब बने हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। आपको बताना है बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला किन 2 नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है आपका, ये बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंदर में आया था, ठीक है, 2024 में। इसमें मैंने सिर्फ एक ट्विक किया है, एक ट्विस्ट किया है, इसमें ऑप्शंस को थोड़ा सा ट्रिकी बनाया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं पहले ही बता देता हूं आप लोगों को, ताकि आप लोग थोड़ा सा इसको याद रख सके, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी जल्दी से इसका आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, सोनपुर पशु मेला जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। आंसर आप सभी लोगों ने लगाना है, ठीक है, कोशिश करिए सभी लोग लगाने की। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक चीज याद रखेंगे आप सभी कि ये कौन से 2 नदियों के बीच में होता है। तो ये गंगा, ठीक है, गंगा, और कौन सी नदी है? गंडक नदी है। प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने, गंडक नदी, उसके संगम के ऊपर में होता है, गंगा और गंडक नदी के संगम के ऊपर में। तो यहाँ पर में हमने सिर्फ यही चीज को थोड़ा सा ट्विक किया है, ठीक है, ताकि आप लोगों का एक्चुअल जो है वो जांच सके कि आप कितना अच्छे से इसको पढ़ रहे हो। ओके, जल्दी से अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही आप लोगों को जो है फ्रेंड्स आंसर्स याद करवा दिए जाए, आपकी टेस्ट ली जाए, तो जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे आप सभी के सभी लोग। ओके, चलिए, तो आंसर इसको ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा फ्रेंड्स, नन ऑफ द अबव। सोनपुर पशु मेला गंगा और गंडक नदी पर होता है, तो यहाँ पर मैं ऑप्शन में दिया नहीं था, इसी वजह से आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं इसको अरेंज भी कर दिया हमने, ठीक है। ना भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने बताया था? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंडली, राजनीतिक कुंडली बताया था, किसने बोला था? चलिए, तो के एम मुंशी, इन्होंने कहा था फ्रेंड्स कि ये क्या है, भारत की राजनीतिक कुंडली है, ठीक है। भारतीय प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा था उन्होंने। तो प्रस्तावना के अंदर में जो लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि ये कुंडली है, इसमें पता चलता है कि आपका भविष्य कैसे होने वाला है, कैसा देश आप बनाने वाले हो। तो प्रस्तावना को देखकर कोई भी भारत की राजनीति का भविष्य बता सकता है, भारत का भविष्य बता सकता है, ठीक है, या भारत के संविधान का भविष्य बता सकता है कि ये कब तक रहेगा, कैसे रहेगा, कब तक काम करता रहेगा। तो के एम मुंशी जो है इन्होंने कहा था, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, एक चीज आपको बता दूं कि एन.ए. पालकीवाला जो है, उन्होंने आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आईडी कार्ड, ठीक है, आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोगों के पास में आईडी कार्ड होता है ना, आप दिखाते हैं आपका पहचान पत्र, ठीक है, तो संविधान का पहचान पत्र एन.ए. पालकीवाला ने कहा था, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। एक थे अर्नेस्ट पार्कर, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है फ्रेंड्स, अर्नेस्ट पार्कर, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर में,
कई सारी जगह पे मैंने देखा है। की टू कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की चाबी, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की चाबी कहा था इन्होंने, संविधान की कुंजी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखोगे फ्रेंड्स। अर्नेस्ट बेकर ने कुंजी कहा था संविधान की प्रस्तावना को। एन ए पालकी वाला जो है उन्होंने आईडी कार्ड कहा था, और कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, के एम मुंशी जी जो है उन्होंने संविधान की राजनीतिक कुंडली, संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा था। ये लिख लीजिए आप लोग कमेंट के अंदर में जल्दी जल्दी से, ताकि याद हो जाए आप लोगों को। ठीक है, सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप सभी के सभी लोग। ओके, चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को लिख भी दिया है पूरा का पूरा, तो इसको थोड़ा सा याद रख लेना है आप लोगों ने। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। उसका आंसर आपको दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। चलिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई थी? ठीक है, देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई थी, उससे पहले आप लोगों को ये याद रखना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है बनाया कब गया था। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ओके, अपने आप में ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ये बनाया गया था 1953 के अंदर में। ठीक है, 1953 में इसमें 3 लोग थे, 1 2 3। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे फजल अली, जस्टिस फजल अली। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए, जस्टिस फजल अली। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे फजल अली। इसको फजल अली कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। भारत के अंदर में जो है किस तरीके से राज्यों का बंटवारा होगा, राज्य किस तरीके से रहेंगे, उसका पूरा का पूरा था। ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू, एच कुंजरू। ठीक है, ये याद रखना है फ्रेंड्स, सेकंड नंबर के एच कुंजरू। ठीक है, एच कुंजरू। ठीक है, और एक व्यक्ति और थे, जल्दी से आप लोग बताइए यहाँ पर में। ओके, जल्दी जल्दी से, एच कुंजरू, के एम पानीकर। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, के एम पानीकर। तो लिख दो, सारे के सारे लिख दो, के एम पानीकर। ठीक है, तो फजल अली, ठीक है, एच कुंजरू, के एम पानीकर, ये 3 लोग थे। 1953 के अंदर में ये गठन किया गया था। अपनी रिपोर्ट इन्होंने दी, ठीक है, 1955 में। और इनकी जो रिपोर्ट थी वो लागू कब हुई, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इनकी जो रिपोर्ट थी वो लागू हुई फ्रेंड्स 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को इसको लागू किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग। एक कानून बनाया गया, संविधान संशोधन किया गया, और उसके जरिए 1 नवंबर 1956 को इसको लागू किया गया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपका। कौन कौन इसके मेंबर थे, कौन इसके अध्यक्ष थे, ये भी एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है आप लोगों से। ओके, तो नवंबर 1 1956 को। और ये प्लीज ये लिख दीजिए आप लोग, ये तीनों लोग ये पूछते हैं एग्जाम के अंदर में। अच्छा, इसका गठन कब हुआ था ये भी पूछा जाता है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, 1955 में सौंपी थी, 1 नवंबर 1956 को ये रिपोर्ट लागू हुई। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, रिफ्यूजल टू पे चौकीदारी टैक्स अंडर नो टैक्स कैंपेन। ठीक है, नो टैक्स अभियान के दौरान, ठीक है, चौकीदार कर भुगतान करने से इनकार कौन से राज्यों में किया शुरू हुआ था? कौन सा राज्य था जहां पर में नो टैक्स, ठीक है, कैंपेन के तहत चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, बात है 1900, ठीक है, 20, 21, 22 की। ठीक है, जब भारत के अंदर में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उस समय में भी भारत के अंदर में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, असहयोग आंदोलन चल रहा था, उस समय में भी ये बात उठी थी कि टैक्स नहीं देना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, जब फाइनली 1930 के अंदर में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, तो ये जो नो टैक्स अभियान था ये और ज्यादा तेजी पकड़ लिया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय में किसानों के अंदर में थोड़ी सी हिम्मत आ गई थी। कई सारे किसान आंदोलन भी हो चुके थे, कई सारी किसान संस्थाएं भी शुरू हो चुकी थी। तो फाइनली फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, दांडी यात्रा के बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है, बिहार के जो किसान थे उन्होंने चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया था, जो दिया जाता था अपने खेतों की रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो किसानों के द्वारा अपने खेतों की रक्षा करने के लिए, रक्षा करवाने के लिए जो टैक्स दिया जाता था, वो टैक्स मना कर दिया, देने से लोगों ने मना कर दिया था। ठीक है, तो बिहार के मुंगेर, बेगूसराय, सारण, भागलपुर जो जिले थे, वहां पर में ये बहुत ज्यादा सफल रहा। ठीक है, चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया था बिहार के अंदर में लोगों ने। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार के कौन से जिले में कोसी नदी और गंगा नदी आपस में मिलती है? ठीक है, बिहार कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर में आया 21 अगस्त 2024 को ये क्वेश्चन। जल्दी से बता देंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। और जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, कितने बच्चे हैं जिन लोगों को फ्रेंड्स जो रैंक बूस्टर सीरीज है वो पसंद आ रही है, बता दीजिए। रैंक बूस्टर सीरीज का पहला पार्ट कितने लोगों ने देखा था? बहुत ही आपके लिए रामबाण जो है फ्रेंड्स ये साबित होने वाली है ये सीरीज, ये याद रखिए आप लोग। रैंक बूस्टर सीरीज आपके सफलता को सुनिश्चित करती है। रैंक बूस्टर सीरीज आप लोगों को, जो ये महाअभ्यास है हमारा, ये आपके टॉप रैंक लाने में आप लोगों को मदद करती है। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे हैं जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ चुके हैं, वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, बार बार देखिए उसको। अच्छा, आप लोगों को जो है फ्रेंड, भारत के एक क्वेश्चन उसमें पूछा गया था, भारत के साथ में बांग्लादेश और पाकिस्तान की कौन से राज्य है जो कॉमन सीमा साझा करते हैं? आपको वो क्वेश्चन मैंने कराया डिटेल में, उसके साथ में मैंने बहुत सारी और भी चीजें कराई। 50 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए मैंने। 15 क्वेश्चन का प्रॉमिस किया था आपको, 15 क्वेश्चन बोल के मैंने 50 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए। कितने लोगों ने उसको सॉल्व किया है? हाथ ऊपर करके बताइए। 15 क्वेश्चन बोल के 50 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, ये है टीचिंग परीक्षा का पावर। तो प्लीज उसको आप लोग अच्छे से जो है पढ़ाई करिए उसको। ठीक है, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा जो है मेहनत करिए उसके अंदर में। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर मैं शमशेर जी बोल रहे कि बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, उसमें
बहुत मजा आ रहा है रैंक बूस्टर करने में, बिल्कुल। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आप लोगों को और भी उसके अंदर में करते रहेंगे हम लोग, ठीक है। जो लोग नहीं देखे अब तक प्लीज देख जरूर लीजिएगा। तो कटिहार जिला जो है फ्रेंड्स, इसके अंदर में गंगा और कोसी नदी जो है आपस में मिलती है। कुर्सेला नाम की जगह है, वहां पर में इनका मिलन होता है, गंगा और कोसी नदी का, ठीक है, कटिहार जिले के अंदर में, कुर्सेला में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 44 का संबंध किस चीज से है, ये बताएंगे आप लोग। अनुच्छेद 44 का संबंध किस चीज से इनमें से? काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं उनको मजा आ रहा है, ठीक है, रैंक बूस्टर करने में। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो जो बच्चे अब तक नहीं जुड़े जल्दी से जुड़कर तैयारी स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 44, ठीक है, 44, ये आप लोगों का यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता से डील करता है। आर्टिकल नंबर 44 जो है ये डीपीएसपी का पार्ट है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल्स में दी गई है, ठीक है। और ये भाग नंबर पार्ट नंबर 4 है, ठीक है, भाग नंबर 4, ओके। तो भाग नंबर 4 में डीपीएसपी है और डीपीएसपी आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक के आर्टिकल्स इसमें, तो आर्टिकल नंबर 44 सीसी के बीच में आता है। ये बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ठीक है। जब भी सही मौका आएगा तब उस समय में भारत सरकार क्या करेंगी, समान नागरिक संहिता लागू करने की कोशिश करेंगी, ताकि सारे के सारे कानून एक समान हो जाए सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, ओके। अभी हाल ही में कौन सा राज्य है जिसने इसको लागू किया ये भी बता देंगे आप लोग मुझे, ठीक है। चलिए 1800 प्लस लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, चांदी कहां पर में होती है? चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, अगर चांदी की बात करें हम लोग सबसे बड़ा उत्पादक, ठीक है, चांदी के मामले में, तो ये है राजस्थान, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान में सबसे ज्यादा चांदी मिलती है और चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स, प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी। राजस्थान जो है फ्रेंड्स बहुत सारी चीजों के मामले में, जैसे जिंक, लीड, सिल्वर, कॉपर, इस मामले में भी सबसे आगे है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में हमारे निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुभाष चंद्र बोस द्वारा नहीं लिखी गई थी, ठीक है, कौन सी पुस्तक है जो सुभाष चंद्र बोस ने नहीं लिखी है, ये आप लोग जल्दी से बताएंगे कमेंट में इसका आंसर। कोर्स कैसे बाय कर सकते हैं सर? देखिए नीचे में एक नंबर चल रहा है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप, या फिर आप जो नीचे में लिंक्स दी गई है उस पर क्लिक कर लीजिए, या टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पे चले जाइए, ठीक है। नीचे में नंबर चल रहा होगा 96978844 7611101101, उस पर कॉल कर लीजिए, कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा। तो पुअर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। उसके बाद में अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। द इंडियन स्ट्रगल, ये पुस्तक लिखी गई है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, ठीक है। तो कौन सी नहीं लिखी गई है, नॉट पूछा था ना आप लोगों से, ठीक है। तो ये भी नहीं लिखी गई और ये भी नहीं लिखी गई, तो आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ दी अबव। कितने लोगों ने डी आंसर लगाया है, कितना परसेंट है देखे तो यहाँ पर में केवल 35% लोग हैं जिन्होंने डी आंसर लगाया, केवल 35% लोग, ठीक है। तो अभी भी आप लोगों को बहुत ज्यादा रिवीजन की जरूरत है, ठीक है। आपसे नहीं पूछा था कि कौन सी वाली नहीं लिखी है, तो ए और सी नहीं लिखी है, डी बी तो उन्होंने लिखी है, ठीक है। इसी वजह से आंसर मोर देन वन ऑफ दी अबव होगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं ये सारी चीजें आपको पढ़ाई हुई है, एक बार देख लेते हैं हम लोग कि जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उन्होंने फ्रेंड्स जो आरजी हुकूमत थी, ठीक है, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी भारत की, वो कहां पर में एस्टेब्लिश की थी उन्होंने? सिंगापुर के अंदर में एस्टेब्लिश की थी, ये याद रखना है, ठीक है। कब की थी? 1943 के अंदर में सिंगापुर के अंदर में उन्होंने जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट, ठीक है, आरजी हुकूमत जो भारत की एक अंतिम सरकार थी उसकी स्थापना की थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए ना फ्रेंड्स, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? निर्वाचित, ठीक है, निर्वाचित वाली बात की जा रही है, ना कि डायरेक्टली जिनको बना दिया गया था उनकी। चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं एक चीज दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं आप लोग विधान परिषद .bihar.gov.in के ऊपर में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर मैं आप देखोगे कि बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, बिहार विधान परिषद जो थी 29 मेंबर की थी, ठीक है। ये मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट होते थे, ठीक है, और कुछ नॉमिनेट होते थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं गवर्नर के ऑर्डर पर, ऑर्डर ऑफ द गवर्नर, गवर्नर के उस समय के गवर्नर जो सिप्टन थे उनके ऑर्डर के ऊपर में, ठीक है, राय बहादुर सतीश चंद्र जो थे इनको, ठीक है, क्या किया गया? राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा जो थे उनको चेयरमैन नियुक्त किया गया। लेकिन जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, इलेक्टेड, ये नॉमिनेटेड थे, क्यों? क्योंकि गवर्नर के ऑर्डर पर ये बने थे, ठीक है। लेकिन लेटर राजीव रंजन सिन्हा इलेक्टेड चेयरमैन थे पहले, ठीक है, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के, इलेक्टेड। यहाँ क्या पूछा है आप लोगों से? इलेक्टेड चेयरमैन कौन थे, ठीक है। तो राजीव रंजन सिन्हा, ये आंसर होगा आपका। राय बहादुर सतीश चंद्र ये नॉमिनेटेड थे, ये गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए गए थे, ठीक है। तो ए आंसर होगा। 65% लोगों ने आंसर किया है अभी तक, 35% लोगों ने अभी भी गलत किया है, तो प्लीज इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। अगर पहले अध्यक्ष कौन थे ये बोला जाए तो राय बहादुर सतीश चंद्र, लेकिन पहले इलेक्टेड। देखो अब मुझे लगता है कि एग्जाम के अंदर में ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। कितने लोग एग्री करते हैं कि ये क्वेश्चन बन सकता है? वहां से इलेक्टेड शब्द हटा दे, वो एग्जामिनर क्या करेंगे, यहाँ से ये इलेक्टेड शब्द हटा देगा और आपको बोलेंगे, और आपने तो पढ़ के गया होगा राजीव रंजन सिन्हा, ठीक है। तो उस केस के अंदर में जो है फ्रेंड्स फिर आपका आंसर गलत हो सकता है। आपको क्या करना, इलेक्टेड अगर हट गया तो फिर राय बहादुर सतीश चंद्र आपका आंसर हो जाएगा।
पूछ सकते कि नहीं पूछ सकते ऐसा क्वेश्चन? इलेक्टेड हटा दिया तो पहले बन जाएंगे ये ऑन द ऑर्डर ऑफ गवर्नर, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्टेड आए तो राजीव रंजन सिन्हा, प्लीज ये दोनों लिख दीजिए आप लोग, ठीक है। नॉमिनेटेड अगर बोले या फर्स्ट चेयरमैन बोले, ठीक है, तो राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा, लेकिन वो इलेक्टेड नहीं थे। अगर इलेक्टेड बोले तो राजीव रंजन सिन्हा। दोनों पॉइंट कमेंट में लिख दीजिएगा आप लोग, ताकि आपको याद हो जाए हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। 2000 लाइक से हम लोग केवल और केवल 31, अब केवल 27 लाइक दूर है फ्रेंड्स। हम लोग जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी के सभी लोग, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। ये वाली चीज का आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसको। राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा फर्स्ट जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में अपॉइंटेड चेयरमैन थे, लेकिन इलेक्टेड नहीं थे, ये नॉट इलेक्टेड। राजीव रंजन सिन्हा फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन थे। हिंदी में भी लिख दिया है आप लोगों के लिए, कलरफुल कर दिया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो प्लीज इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी के सभी लोग, ताकि आप लोग इसको रिवाइज कर सके बार बार। नाउ भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयला भंडार से समृद्ध है, ठीक है। 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, कोयला भंडार। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयला भंडार से समृद्ध है, ठीक है। महानदी, रिवर वैली, दामोदर रिवर वैली, सोन रिवर वैली, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ये जो नदियां है ना फ्रेंड्स, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर में, ठीक है, ये ऐसी नदियां जहाँ पर में 97% कोयला हमारे भारत का यहीं पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चाहे वो महानदी हो, ठीक है, ओके, चाहे वो सोन हो, वर्धा हो, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स और भी हमारे भारत के अंदर में नदियां है, ठीक है, दामोदर नदी हो। तो ये नदियां ऐसी नदियां है जहाँ पर में आपको 97% आपको कोयला यहीं पे मिल जाएगा हमारे भारत का, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स महानदी, सोन नदी, वर्धा नदी, ठीक है, उसके बाद में दामोदर नदी, ये ऐसी नदियां जहाँ पर में हमें कोयला मिलता है। तो महानदी, दामोदर, सोन, तो मोर देन वन ऑफ द अबव उसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, जहाँ पर में 97% कोयला अकेला यहीं पे मिल जाता है आप लोगों को। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। सॉइल इज फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ, जो मिट्टी है उसका निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो मिट्टी निर्माण की जो प्रक्रिया है, ठीक है, अनाच्छादन, ठीक है, उन्नयन, अपक्षय, ठीक है, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखिए एक पहाड़ था यहाँ पर में, अब इस पहाड़ के ऊपर में बारिश गिरी, ठीक है, कभी धूप आई तेज, ठीक है, कभी हवाएं चली, कोहरा हुआ, इस वजह से क्या होता है, ये पत्थर जो है वो टूटते, छोटे छोटे कणों में टूटते हैं। ये जो पहाड़ था या पत्थर था टूटता है, इसी को कहा जाता है फ्रेंड्स अपक्षय, वेदरिंग, ठीक है, वेदरिंग कहा जाता है इसको। तो ये जो वेदरिंग की जो प्रक्रिया होती है, इसी के जरिए मिट्टी का निर्माण होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में पूछते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो आंसर आपका इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो प्लीज याद रखिए आप लोग। देखिए वेदरिंग या निरोजन किस प्रकार से होता है, ये यहाँ पर में कभी बारिश हो रही है, धूप आ रही है, ठीक है, हवाएं चल रही है, तो छोटे छोटे सेडिमेंट्स में टूट जाते हैं ये, ठीक है, ये पत्थर, और धीरे 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 यही चीज मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है। तो वेदरिंग की वजह से होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। अपक्षय बोला जाता है इसको हिंदी के अंदर में, इंग्लिश में बोलते हैं वेदरिंग, ठीक है, अपक्षय या फिर वेदरिंग, ओके। चलिए ना फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पर में, ये आपका बिहार विधान परिषद एग्जाम जो 16 अगस्त 2025 को, उसके अंदर में आया क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका? बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? ये तो हमने पूरा का पूरा पढ़ा है, पूरा डिटेल के अंदर में नेशनल मूवमेंट्स हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन। तो बंगाल विभाजन के बाद में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, और 1905 में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी और बाइकॉट, ये सारी चीजें बंगाल विभाजन के बाद 1905 में स्टार्ट हुई थी। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूरा का पूरा बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बिहार सीएसपीओ के एग्जाम में और 66वीं बीपीएससी के अंदर में आ चुका है आप लोगों का स्वदेशी आंदोलन। आप देख सकते हो यहाँ पर में पढ़ाया हुआ है पेड क्लास के अंदर में, नेशनल मूवमेंट वाली। आप देखिए क्वेश्चन देखिए सेम टू सेम, ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, पूर्ण स्वराज आंदोलन, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर में देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक है। और क्वेश्चन आप देखिए, तो टीचिंग परीक्षा से जो बच्चा पढ़ रहा है वो कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकता है, कोई भी एग्जाम, ठीक है। और इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी भी मौका है, नीचे में नंबर चल रहा है उसके ऊपर में कॉल करके आप लोग जुड़ सकते हो। और जो बच्चों ने 10,000 PYQs वाला जो हमारा कंटेंट है उसके अंदर में नहीं आप लोग ज्वाइन हुए हो, उसमें भी हो जाइए आप लोग जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो कि नेशनल मूवमेंट सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई गई है इसके अंदर में। आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर में एक और क्वेश्चन इसके अंदर में आया था बिहार विधान परिषद के एग्जाम के अंदर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, एनी बेसेंट जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, ये फर्स्ट फीमेल थी, लेकिन ये जो है इंडियन नहीं थी ना। तो सरोजनी नायडू जो है फर्स्ट इंडियन वुमेन या इंडियन फीमेल, जो भी आप लोग बोलना है, ठीक है। तो सरोजनी नायडू इसका आंसर हो जाएगा आपका। सरोजनी नायडू 1925 के अंदर में कानपुर के सेशन के अंदर में बनी थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा, कानपुर सेशन में 1925 के। ओके, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार दबा के जल्दी से फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर कर देंगे जितने भी लोग देख रहे हैं, ताकि ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा सके। और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों से ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ, और आज आपको जो मैं जो अनुसूचियां है वो करवाने वाला हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड है? ठीक है, अगर आप बोलोगे कि भाग करवा दीजिए 25 के 25 भाग, वो भी मैं करवा दूंगा, लेकिन वो तभी जब सारे के सारे बच्चे जितने लोग देख रहे हैं रात 8 बजे आप लोग लाइव दिख जाओगे मुझे, लाइव एग्जैक्ट जो है 8 बजे, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पर मैं देखिए फ्रेंड्स, ये पेड क्लास के अंदर में क्लास हुई थी आपकी, इसमें बताया था
1917 में कलकत्ता में एनी बेसेंट बनी थी, लेकिन सरोजनी नायडू फर्स्ट इंडियन थी, ठीक है, ये इंडियन नहीं थी। प्रथम भारतीय महिला बोला जाए आप लोगों से, प्रथम महिला बोला जाए तो एनी बेसेंट, लेकिन अगर प्रथम भारतीय महिला बोला जाए तो सरोजनी नायडू। ये देखिए कितने सारे एग्जाम्स में आ चुका है, ये सारा क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड देखिए यहाँ पर मैं, हु इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी, नन ऑफ द अबव। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोला है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी वर्तमान में ज्ञानेश कुमार जी जो है फ्रेंड्स, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है भारत के। अभी ये बड़ी ज्यादा कंट्रोवर्सीज के अंदर में भी है। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, 30 सेकंड आपका लेकर, मैं इस पे मुझे कुछ चीजें पता चली, ठीक है। वैसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। देखिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, यूट्यूब करंट अफेयर क्लास के अंदर हमने करा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर मैं आप देख सकते हो श्री ज्ञानेश कुमार जी, हम लोगों ने इसका आंसर किया हुआ है, ठीक है। इनका पूरा अपॉइंटमेंट से लेकर हर चीज हम लोगों ने देखी थी, ठीक है। अजय सेठ जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी है, ज्ञानेश कुमार जी जो है हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त है। अभी फिलहाल के अंदर में ये पड़ा हुआ है, वही से बना ये क्वेश्चन, ठीक है। ये आप देख सकते हो, उनकी अपॉइंटमेंट वाला भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। 26वें मुख्य चुनाव में हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स टुक पार्ट इन द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? बताइए इसका आंसर क्या होगा। लेकिन अगर ये है, नहीं नौकरी उनके कारण नहीं मिला है उनको, नौकरी तो चलो वो पहले से थे, लेकिन वो जो पोस्टिंग है वो थोड़ा सा उसमें है, ठीक है। बताइए यहाँ पर मैं, हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स टुक पार्ट इन द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। और ये अगर मान लीजिए ये पहले भी होता होगा, पहले की सरकारों के समय में भी, ठीक है, कांग्रेस भी एक समय में थी, उससे पहले जो है फ्रेंड्स एक समय में जनता पार्टी की भी सरकार थी, तो क्या अगर ये सारी सरकारों के समय में होता था तो कितनी गलत बात है कि जनता को पता ही नहीं चलता हम लोगों को, अगर ये सारी सरकारें करती होंगी। तो कोई ऐसा रूल होना चाहिए जिसके अंदर में ये सारी पारदर्शिता बनी रहे। तो फर्स्ट सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने, 72 मेंबर्स इसके अंदर में पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है, 72 मेंबर्स। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1885 के पहले अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था आप देख सकते हो, ठीक है। सेशन क्वेश्चन हमने किया हुआ है, 72 थे इसका आंसर, ओके। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वोमेश चंद्र बैनर्जी, WC बैनर्जी, ठीक है, वोमेश चंद्र बैनर्जी, WC बैनर्जी, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से ये पूछा जा सकता है।